हेलो प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अमित स्टडी में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग आज 2016 का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। और जो लोग देख नहीं चुके हैं पीछे का, ठीक है, 2 मॉडल पेपर सॉल्व करा गया है, वो जो लोग नहीं देख चुके हैं उसे, तो वो जाके आप लोग चैनल पे देख लीजिएगा। ठीक है, आपके पॉलिटेक्निक के जो आपका जो प्ले लिस्ट है उसमें भी सेव कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिएगा देखते हैं। इसमें 51 नंबर क्वेश्चन से शुरू होता है। ठीक है, सबको पता है ये। तो देखिएगा क्या कह रहा है इसमें 51 नंबर क्वेश्चन में। कह रहा है एक पंप 10 किलोग्राम पानी 20 मीटर की ऊंचाई पर बने एक टैंक में 10 सेकेंड में चढ़ाता है, उसकी शक्ति क्या होगी? उसकी शक्ति क्या होगी, हमें P के बारे में बताना है। तो P बराबर क्या होता है? W/T होता है। ठीक है, और हमें दिया क्या क्या है? तो M दिया है, यानी कितना? तो 100 किलोग्राम पानी को। ठीक है, कितनी ऊंचाई तक? H बराबर 20 मीटर ऊंचाई पर, और कितने समय में? T बराबर 10 सेकेंड में पहुंचाता है। तो भाई इतने सेकेंड में पहुंचाता है, इतना मिनट लगता है उस इतना मीटर ऊंचाई पर इतने किलोग्राम को जल को पहुंचाने में। ठीक है, तो उसका हमें सामर्थ्य बताना है, P बताना है। तो P बराबर फार्मूला ये होता है। उसको कार्य कितना करना पड़ेगा, क्योंकि कार्य करने के जो दर है वही हमारा क्या है? सामर्थ्य है। तो कार्य कितना करेगा? mgh तो करेगा, क्योंकि इतने किलोग्राम के मतलब कोई वस्तु है, जल है। ठीक है, तो इतने किलोग्राम जल को इतने मीटर ऊंचाई में इतना सेकंड में पहुंचाया जा रहा है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? mgh। तो यहाँ से हमारा P बराबर फार्मूला बन जाएगा क्या? mgh/T। और इसी में सारी वैल्यू रख देते हैं। M का मान कितना है? 100 गुणे G का मान कितना होता है? G का मान 10। ठीक है, और गुणे H का मान कितना? H का मान 20। और बटे में T का मान कितना है? समय कितना है? 10 सेकेंड। तो 10 से तो 10 कैंसिल हो जाएगा, और ये 100 में 20 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 2000। कितना हो जाएगा? 2000 वाट। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में दिया है 2000 वाट, दिया है? नहीं दिया है। ठीक है, तो 2000 नहीं दिया है, तो देखिए ऑप्शन के अनुसार आप लोग बनाइएगा इसको। कह रहा है ऑप्शन में A 2 किलोवाट, बी में कह रहा है 20 किलोवाट, सी में कह रहा है 200 वाट, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए इसको हम बनाएं ऑप्शन के अनुसार। तो देखिए 2 आप गुणे इसको लिख सकते हैं 1000 को मतलब 10⁻³ वाट। ठीक है, और 10⁻³ को क्या कहते हैं? किलो कहते हैं। तो ये हो जाएगा 2 किलो वाट। 2 किलो वाट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 2 किलो वाट। ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 51 का ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा अगला देखते हैं 52 नंबर। 52 नंबर आपका ऑप्शनल है। क्या कह रहा है कि लीवर, जो हमारा लीवर होता है, ठीक है, हमारे अंदर का लीवर नहीं, ठीक है, ये लीवर जो हमारे उत्तोलक हैं, ठीक है, उस लीवर की बात कर रहे हैं। तो जो लीवर होता है, कह रहा है लीवर का यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होगा यदि, सदैव 1 से कम उसका यांत्रिक जो लाभ है वह सदैव 1 से कम हो। ठीक है, सदैव क्या हो? 1 से कम हो। इसके लिए क्या कह रहा है कि जो उसका फलक्रम है भार व बल के बीच हो। बी क्या कह रहा है? भार फलक्रम एवं बल के बीच हो। सी कह रहा है बल फलक्रम एवं भार के बीच हो। और डी कह रहा है बल एवं भार एक ही हो। ठीक हो, एक ही बिंदु पे कार्य कर रहे हो, ये कर रहा है। ठीक है, बल एवं भार एक ही बिंदु पर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से मिट गया है तो हो लग रहा है। ठीक है, तो कह रहा है ऐसे। ठीक है, तो जो हमारा लीवर है उसका यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम करना हो, तो जो उसका फलक्रम है, ऑप्शन में भी टिक कर दिया है ए वाला। ठीक है, सही टिक किया है, जो भी टिक किया हो। तो जो उसका फलक्रम है वो क्या होना चाहिए? आपका भार, ठीक है, और बल के क्या होना चाहिए? बीच होना चाहिए। ठीक है, बीच होना चाहिए, तब जो उस लीवर का यांत्रिक लाभ आएगा सदैव 1 से क्या आएगा? कम आएगा। ठीक है, चलिएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर A करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर A करेक्ट हुआ। अगला देखिए 53 नंबर, ये भी इसी लेसन से। कह रहा है यांत्रिक लाभ MA हो
भार L हो एवं बल E में संबंध है, तो आपको पता है यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है, यांत्रिक लाभ बराबर, ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यांत्रिक लाभ बराबर होता है भार बटे में बल, भार बटे में बल। तो कह रहे यांत्रिक लाभ हमारा क्या हो, MA हो, क्वेश्चन में कर रहा है, ठीक है, बराबर भार क्या हो हमारा, भार L हो और बल क्या हो, E हो। तो इसके बीच संबंध बताना है। तो एक तो ये इक्वेशन बनेगा, या यहाँ से पक्षांतर करें तो L बराबर क्या आएगा, MA इंटू E आएगा, एक ये इक्वेशन बनेगा, या इसी में इक्वेशन बन जाएगी। यदि E बराबर हम निकाले तो E बराबर फार्मूला क्या बन जाएगा, L/MA। इतना इक्वेशन बनेगा, 3 इक्वेशन। अब 3 इक्वेशन में से जो भी आपको ऑप्शन में मैच दिखे, ठीक है, जो भी मैच करे उसे क्या आप लोग करिए, टिक कर लीजिए। तो देखिए कौन सा मैच करेगा, MA बराबर L इंटू E, MA बराबर L/E होगा, ये नहीं मैच करेगा। B कह रहा है L बराबर M इंटू E, L बराबर MA इंटू E, बी वाला ऑप्शन मैच करा है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैच करा के देख लीजिए आगे भी आपका बी ऑप्शन ही मैच कर रहा है, ठीक है। सी में कर रहा है ई बराबर एम ए इंटू एल, ई बराबर क्या होगा, L/MA होगा, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, भार बटे में यांत्रिक लाभ बल बराबर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी मैच किया, इसका टिक कर लीजिएगा। 54 नंबर देखिए, इसको भी समझ लीजिए, बिल्कुल सिंपल है। 54 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। करे प्रकाश की एक किरण जल पर लंबवत गिरती है तो जल में उसका अपवर्तन कोण कितना होगा, ठीक है। देखिए बच्चा गलत टिक कर दिया है। करे जैसे मान लीजिए जल है हमारा, ठीक है, और इस पे कोई जो किरण है वो लंबवत गिर रही है, लंबवत, तो लंबवत गिरेगी भाई, तो उसी जब लंबवत गिरती है कोई किरण पारदर्शी माध्यम पे तो सेम उसी तरह निकल जाती है, ठीक है, उसी तरह अपवर्तित हो जाती है। आपको पता है कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण कैसे बनता है, उस पर एक अभिलंब खींचते हैं। तो अभिलंब क्या होता है, लंबवत होता है, इस तल पे खींचा गया लंबवत रेखा को ही तो अभिलंब कहते हैं। तो इस पे जो अभिलंब खींचेंगे, इस पे जो अभिलंब खींचेंगे वो भी क्या होगा, इसी जो किरण गुजर रही है इसी पे क्या होगा, हमारा अभिलंब होगा, यानी इसी पे हमारा अभिलंब भी होगा और यही हमारी क्या करेगी, किरण का भी काम करेगी। तो एक ही चीज है जो अभिलंब और किरण दोनों का कार्य कर रही है। आपको पता है अपवर्तन कोण या अपतन कोण किस पे बनता है, किसके बीच, किरण और अभिलंब के बीच बनता है। तो ये दोनों एक ही पे है, तो क्या यहाँ पे कोई कोण बनेगा, 0 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। यानी जो इसका आपतन कोण होगा, आपतन कोण वो भी क्या होगा, 0 एंगल का होगा। जो अपवर्तन कोण होगा, ठीक है, अपवर्तन कोण वो भी क्या होगा, 0 एंगल का होगा, ठीक है। तो जो कर है इसमें उसका अपवर्तन कोण कितना होगा, तो कितना होगा, 0 डिग्री, ठीक है। यानी 54 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है दोस्तों, समझ में आया इतना, तो नोट करिएगा, फिर आगे हम लोग भी देखते हैं। चलिए देखिए 55 नंबर, ठीक है, 55 नंबर कर एक तालाब की आभासी गहराई 9 मीटर है, यदि जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 4/3 है तो वास्तविक गहराई है कितनी होगी। तो आपको फार्मूला पता है, ठीक है, क्या होता है, अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, आपका वास्तविक गहराई अब बटे में क्या होता है, आभासी गहराई, आभासी गहराई, ठीक है, आभासी गहराई। हमसे पूछा क्या है कि इसका वास्तविक गहराई क्या होगा, वास्तविक गहराई को हमको क्या कहना है, बताना है, ठीक है। और आभासी गहराई, जो इसकी आभासी गहराई वो दिया है, इसका मान दिया है 9 मीटर, ठीक है, और अपवर्तनांक दिया है कितना, 4/3 दिया है। तो 3 चीज है, 3 चीज में रिलेशन है, इसमें से 2 चीज पता हो तो एक चीज निकाल सकते हैं, यानी तीसरी चीज को निकाल सकते हैं। तो यहां से हम वास्तविक गहराई निकालें, ठीक है, वास्तविक गहराई निकाले तो क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक, ठीक है, अपवर्तनांक और गुणे क्या हो जाएगा,
तो ये गुणा करेंगे तो इसका गुणा हो जाएगा आभासी गहराई से, ठीक है, आभासी गहराई। अब देखिए अपवर्तनांक हमारा कितना है, अपवर्तनांक है 4/3 गुणे आभासी गहराई कितनी है 9, कटा दीजिए 3 तिली के 9 और 4 तिया 12, यानी कितना आ जाएगा 12 मीटर, यानी जो इसके हमारी वास्तविक गहराई आएगी वो क्या आ जाएगी 12 मीटर, ठीक है। और आपको पता भी है कि जब कोई भी चीज़, ठीक है, मान लीजिए कोई भी चीज़ जल में डूबी हुई हो तो वो क्या होती है, अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर हुई यानी उठी हुई प्रतीत होती है, ठीक है, उठी हुई प्रतीत होती है। तो वहीं उसके आभासी यानी 9 मीटर क्या हो रही है ऊपर, मतलब प्रतीत हो रही है, मतलब 12 मीटर उसकी वास्तविक गहराई है और 9 मीटर ऊपर दिख रहे हैं, मतलब इसमें से घटाइए कितना आ जाएगा 3 मीटर, ठीक है। यानी जो उसकी वास्तविक और आभासी गहराई में अंतर है वो 3 मीटर का है, यानी वो 3 मीटर ऊपर उठी हुई प्रतीत होती होगी। समझ में आया? चलिएगा, तो ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले को आप लोग मत भूलिएगा, ठीक है। तो 12 मीटर ऑप्शन नंबर कौन से करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला देखिए 56 नंबर जो कि ऑप्शनल है, देख लीजिए क्या कह रहा है, कह रहे बिंदु जिससे किरणें बिना विचलित हुई गुजरती हैं कहलाता है, ठीक है। तो एक तो दर्पण में ले तो हम क्या होता है वक्रता केंद्र होता है, वक्रता केंद्र पर पड़ने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो दर्पण से मतलब वक्रता केंद्र पे पड़ती हैं तो उसी मार्ग पे लौट आती हैं दर्पण में। और लेंस की बात करें तो लेंस में आपको प्रकाशिक केंद्र पढ़ाया गया होगा, ठीक है। प्रकाशिक केंद्र कहाँ पे होता है तो देखिएगा ऐसे आपको डायग्राम बनता है ना, तो दोनों ये जो हो इससे और ये जो रेखा काट रही है, ठीक है, इसके बीच ये वाला जो पार्ट होता है यही क्या होता है हमारा प्रकाशिक केंद्र होता है, प्रकाशिक क्या होता है केंद्र होता है, ठीक है। तो प्रकाशिक केंद्र पे जो किरण पड़ती है वो अपने मार्ग में बिना विचलित हुए ही क्या हो जाती है अपवर्तित हो जाती है। तो यही कह रहा है बिंदु जिससे किरणें बिना विचलित हुए गुजरती हैं कहलाता है, क्या कहलाता है प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, ठीक है, लेंस में। और दर्पण में बात करें तो वक्रता केंद्र, ठीक है। तो प्रकाशिक केंद्र इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ये वाला ऑप्शन सही टिक किया गया है, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। तो 56 का ऑप्शन नंबर डी टिक होगा, मतलब डी को टिक कर लीजिए, डी वाला सही होगा, ठीक है। अगला देखिए 57 नंबर, ये भी ऑप्शनल है। 57 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है पर्दे पर छवि बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। पर्दे पर छवि कब बन सकता है जब हमारा जो प्रतिबिंब हो वास्तविक बनता हो, ठीक है, क्या हो वास्तविक बनता हो। तो ऑप्शन क्या कह रहा है उत्तल लेंस द्वारा, बी कह रहा है अवतल लेंस द्वारा, सी कह रहा है उत्तल एवं अवतल लेंस द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो लेंस की बात किया है यहाँ पे, तो लेंस में किस लेंस में आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस में, किस में बनता है उत्तल लेंस में। और अवतल लेंस में क्या होता है आभासी होता है, यानी मैंने कहा था कि जो दर्पण होता है, ठीक है, जो उसकी प्रतिबिंब बनने की जो कंडीशन होती है लेंस में चेंज हो जाती है, लेंस में चेंज हो जाती है। आपका दर्पण में अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में आभासी बनता है, लेकिन इसका सेम उल्टा हो जाता है लेंस में। उत्तल लेंस में आपका वास्तविक बनता है और अवतल लेंस में आभासी बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को ही तो हम पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, तो किससे बनता है उत्तल लेंस से। तो हमारा 57 का क्या हो जाएगा आंसर उत्तल लेंस, क्या हो जाएगा उत्तल लेंस, ठीक है। यदि इसी में आपको ऑप्शन ऐड कर दे ऐसे, जैसे मान लीजिए इसका तो उत्तल लेंस करेक्ट होगा, आंसर कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। लेकिन इसी में आपको एक अलग से ऑप्शन दे दे क्या कि उत्तल लेंस व माने और दे दे क्या अवतल दर्पण, तो आप तब किसको आप सही करेंगे, इसको सही करेंगे, ठीक है। उत्तल लेंस और अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनता है और इसको हम पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, तब इसको मारते हैं। लेकिन ये वाला तो ऑप्शन में दिया नहीं है, ये हमारा ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक है, ऑप्शन में ये नहीं है। ऑप्शन में क्या है, ये ऑप्शन में नहीं है, तो ये क्या करेंगे इसको, मतलब ये ऑप्शन में होता तो इसको ले लेते, नहीं दिया है तो भाई छोड़ दीजिए, ठीक है, नहीं दिया है
तो इसको याद रखिएगा। बात समझ में आई है? चलिएगा, तो इसका उत्तर लेंस करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए में मैच कर रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए टिक कर लीजिए। और अगला देखिए 58 नंबर। 58 नंबर क्या करे, एक उत्तर लेंस जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उत्तर लेंस है, उत्तर लेंस फोकस दूरी कितनी है उत्तर लेंस की, जो एफ है वो कितनी है 20, तो ये पॉजिटिव होता है ना, तो 20 सेंटीमीटर। जो चिन्ह परिपाटी का नियम होता है वो लेंस और दर्पण दोनों के लिए, जो लेंस का होता है वहीं दर्पण का भी होता है, ठीक है। जो अवतल लेंस का होगा वहीं अवतल दर्पण का चिन्ह परिपाटी नियम होगा, और जो उत्तल लेंस का होगा वहीं आपका अवतल लेंस का उत्तल लेंस का चिन्ह परिपाटी नियम होता है, ठीक है। अब चलिए, और दिया है आपका अवतल लेंस के साथ जिसकी फोकस दूरी, यानी अवतल लेंस भी है उसकी फोकस दूरी कितनी है, अवतल लेंस की फोकस दूरी यानी इसका एफ कितना है 40 सेंटीमीटर, तो ये माइनस में होगा 40 सेंटीमीटर। कर से स्पर्श कराते हुए रखने पर परिमाणी लेंस होगा, यानी इसको एक साथ रखा गया है, यानी एक उत्तल लेंस है हमारा और एक क्या है हमारा ऐसे अवतल लेंस, दोनों को सटा के रखा गया है। इसका फोकस दूरी ये है और इसका फोकस दूरी ये है, तो कह रहा है ये जो अब एक साथ रख दिए तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, वो हमसे क्या किया है पूछा है, नहीं समझ लीजिए कैपिटल एफ, इसको कह दे कैपिटल एफ बराबर कितना होगा, ठीक है। तो देखिए परिमाणी लेंस से कार्य करेगा, किसकी तरह कार्य करेगा, तो हम यानी इसका जो टोटल फोकस होगा वो ज्ञात कर लें और उसका जो चिन्ह आएगा उस चिन्ह के आधार पे हम बताएंगे कि ये किस लेंस की तरह कार्य करेगा। तो कैसे निकालेंगे, फार्मूला क्या होता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, यही होता है ना। ये इसको f1 मान लेते हैं, इसको f2 मान लेते हैं और इसी पे रख के सॉल्व करिए, तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा 1/f1 कितना है 20, देखिए प्लस है और इसका चिन्ह माइनस है तो क्या हो जाएगा -1/40, ठीक है। एलसीएम क्या होगा इसका 20 और 40 का एलसीएम क्या होगा, जो दोनों से कट जाए तो हम 40 ले रहे हैं, ठीक है। और जो एलसीएम होता है उससे मैंने बताया कि सब में गुणा कर दीजिए, तो गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखिए गुणा करेंगे तो हो जाएगा 40/f बराबर कितना बचेगा 20 दूना के 40, 2 और 40 से कम में 40 1, यानी +2 और -1 कितना हो जाएगा +1, और यहाँ से f बराबर निकाले, f बराबर तो क्या आएगा 40, और वो भी किस में प्लस में, तो f बराबर +40 आया है, +40 सेंटीमीटर, तो प्लस में आया है तो आपको यही चिन्ह से मतलब हो गया। देखिए अवतल लेंस का जो फोकस है वो माइनस में है, ठीक है, तो जो फोकस दूरी यहाँ पे निकली वो प्लस में निकली, प्लस में निकली है, इसका मतलब जो परिमाणी लेंस कार्य करेगा वो किसकी तरह कार्य करेगा, उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा, किसकी तरह उत्तल लेंस की तरह, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट कर देंगे, उत्तल लेंस की तरह, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा इंक भी भर लेते हैं, अब इसको नोट कर लीजिएगा, थोड़ा इंक भी भर लेते हैं इसमें। समझ में आया ना समझ में आया तो एक बार रिवर्स करके देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल था। इसका परिमाणी फोकस निकालिए कितना होगा, फार्मूला यही होता है, जितने होंगे आगे वैसे जोड़ते जाइए, 1/+1/f3 प्लस 1/f4 जितना होगा उसको जोड़ के जो परिणामी फोकस आएगा, ठीक है, यहाँ से f बराबर कितना है 40, ये समझ में है ना। ऐसा क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएं, प्रकाश का जितना भी लेसन हम लोग पढ़े हैं उसके न्यूमेरिकल ऐसे ही सॉल्व कराएं, आपको बताएं, ठीक है। ये बिल्कुल थोड़ा सिंपल हो जाता है, गुणा भाग कैलकुलेशन से अच्छा हो जाता है ऐसे कटा पिटा के, ठीक है ना। तो चलिए f बराबर आपका आया +40 में, +40 मतलब जो फोकस प्लस में है वो किसकी होती है, उत्तल लेंस की होती है, प्लस में फोकस दूरी, ठीक है। तो जो परिमाणी लेंस होगा वो हमारा उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा, ठीक है ना। चलिए उतना नोट करिए, फिर आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, नोट करिएगा। चलिए देखिए 59 नंबर क्वेश्चन, इधर ऑप्शनल मिलेंगे, इस मॉडल पेपर में आपको ऑप्शनल के प्रैक्टिस हो जाएंगे कि कैसे कैसे ऑप्शनल पूछ सकते हैं, ठीक है। कह रहा परिदृश्य प्रकाश के लिए तरंगदैर्ध्य का परास है, यानी तरंगदैर्ध्य कितना से कितना हो सकती है परिदृश्य के लिए। तो आपको जब प्रकाश पढ़ाया गया हो तो उसमें एक डायग्राम दिखाया गया था कि जो बैगनी रंग की होती है 4000 से 4300 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, इसी तरह 4300 से कुछ ऐसे, इसी तरह उसमें चलते चलते लाल रंग सबसे ज़्यादा किसकी होती है, लाल रंग की। लाल रंग की कितना होता है 6400 से 7800 एंगस्ट्रॉम। तो यानी जो वहाँ से मिनिमम से लेके, ठीक है, यानी मिनिमम से लेके बात करें तो
तो 4000 से कहाँ तक जाता है, 4000 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम, इतना ही तो जाता है। ठीक है, इसी के बीच हमारा जो होता है तरंग दैर्ध्य का परास होता है परिदृश्य का। तो इसमें आपका इतना ऑप्शन दिया है, देखिए 4000 से 8000 दिया है, तो ये लगभग में तो 8000 के पास जा रहा है ना, तो इसको हम 7800 ना मान के 8000 ही कर दीजिए भाई। ठीक है, 8000 ही कर दीजिए। तो जो इस तरंग दैर्ध्य का परास होगा परिदृश्य का, ठीक है, अब ये दृश्य के लिए होता है 4000 से 78000, इसमें परी यानी कुछ और आ जाएंगे किरणें, तो मान लीजिए कुछ 200 तक बढ़ गई, तो वहीं 8000 कर दिए। ठीक है, तो 8000 एंगस्ट्राम से 4000 यानी 4000 से 8000 एंगस्ट्राम के बीच उनका क्या होता है तरंग दैर्ध्य का परास होता है, किसका, परिदृश्य प्रकाश के लिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 4000 से 8000 एंगस्ट्राम। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर में क्या करा है, पराबैंगनी प्रकाश का स्रोत है, ये हम लोग जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें भी ये क्वेश्चन था। ठीक है, विद्युत बल्ब, लाल गर्म लोहे की गेंद, सोडियम का वाष्प लैंप या कार्बन आर्क लैंप, क्या था हमारा ऑप्शन भी टिक किया गया है सही। जो हमारी लाल गर्म लोहे की जो गेंद है, यानी जो लोहे की गेंद है उसको एकदम गर्म कर दे तो वो पराबैंगनी प्रकाश का क्या बन जाएगी, स्रोत, यानी उससे पराबैंगनी किरण निकलेगी, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लोहे की गेंद, वो भी क्या हो, लाल गर्म हो, क्या हो, लाल गर्म हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी टिक कर लीजिएगा। अगला देखिए 61 नंबर ऑप्शनल है, विद्युत चुंबकीय तरंग जिसकी तरंग दैर्ध्य 30 सेंटीमीटर और वेग इतना मीटर हो तो आवृत्ति होगी। बिल्कुल सिंपल है, समझिए ऑप्शनल ही है, आप दिमाग में ही सोल्व करके इसको बता सकते हैं। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, v बराबर n इंटू लेमडा, हमसे n बराबर पूछा है तो क्या होगा, n बराबर v अपान लेमडा। अब v का मान दिया है, देखिए प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बटे में लेमडा तरंग दैर्ध्य दिया है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेते हैं, 30 सेंटीमीटर दिया है तो मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, या इसी को चेंज कर दीजिए, मीटर में क्या हो जाएगा, 30 × 10⁻² मीटर, इतना लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए 30 × 10⁻² मीटर। ठीक है, अब यहाँ से निकालिए तो n बराबर आवृत्ति बराबर हो जाएगा क्या, ये कट जाएगा कितना, 10 बार में, अब 10 का पावर +1 है, 10 का पावर -2 है, तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर 8 है। ठीक है, 10 की पावर 8 है, और नीचे क्या बचा है, 10 की पावर 1 और 10 की पावर -2, 10 की पावर -1, इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर 8 प्लस 10 का पावर 1 हो जाएगा, जोड़ देंगे कितना, 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 हर्ट्ज। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो इतना ऑप्शन दिया है, देखिए 10,000 हर्ट्ज, सॉरी 10 की पावर 9 हर्ट्ज दिया है, या 10 की पावर मेगा हर्ट्ज में दिया है, तो 10 की पावर 9 को तो मेगा कहते हैं, या इसी को कह सकते हैं 1 मेगा हर्ट्ज, 1 मेगा हर्ट्ज। तो देखिए इतना भी दिया है, 1 मेगा हर्ट्ज दिया ही नहीं है। ठीक है, 5000 मेगा हर्ट्ज, 500 मेगा हर्ट्ज, सी 50 मेगा हर्ट्ज और डी करा, इनमें से कोई नहीं, तो मैच ही नहीं करा 1 मेगा हर्ट्ज, तो हम क्या मारे, ऑप्शन नंबर डी को मारिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ रहा है ना। आगे और 2 क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद से जो आगे होगा इसका उसको अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, जैसे 2-2 पार्ट में देखते चल रहे हैं उसी तरह इसका भी देख रहे हैं। 62 नंबर कह रहा है, यदि किसी तरंग का आयाम 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी तीव्रता यानी लाउडनेस क्या होगी, पर क्या प्रभाव पड़ेगा या क्या हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होता है, तीव्रता होता है प्रोपोर्शनल होता है आयाम के स्क्वायर के, ठीक है। तो कह रहे इसका आयाम 2 गुना कर दे, तो मान लेते हैं इसका आयाम कितना हो, ए हो, आयाम क्या हो, ए हो, आयाम हमारा ए हो, तो तीव्रता क्या होगी, तीव्रता, ठीक है, तीव्रता क्या होगी हमारी, ए स्क्वायर होगी। इसी को हम 2 गुना कर दे रहे हैं, ठीक है, यानी जब आयाम, अब हम आयाम डैश ले रहे हैं, आयाम कितना हो जाए, 2a हो जाए, ठीक है, तब तीव्रता क्या हो जाएगी हमारी, तीव्रता कितना हो जाएगा, तीव्रता डैश निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर। अब a स्क्वायर पे हम क्या लिख सकते हैं, तीव्रता लिख सकते हैं, तो तीव्रता डैश बराबर कितना हो जाएगा, तीव्रता डैश बराबर
4 तीव्रता, मतलब जो पहली तीव्रता होगी उसकी 4 गुना हो जाएगी जो नई तीव्रता होगी। कब? जब उसके आयाम को हम 2 गुना कर दें तब। ठीक है, कितनी गुना हो जाएगी? 4 गुना। ऑप्शन भी टिक किया गया इस पे 4 गुना, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 4 गुना। ठीक है, लास्ट देख लेते हैं 63 नंबर क्वेश्चन, और ये सब लोग टिक कर लिए होंगे पहले ही, ये भी नहीं छोड़ा गया है। इसमें भी कह रहे ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है किसमें भाई? डेसिबल में। सबको पता है डेसिबल में ध्वनि की जो इकाई है वो क्या होती है? ध्वनि को किसमें मापते हैं? डेसिबल में। किसमें मापते हैं? डेसिबल में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट कर लीजिए? ऑप्शन नंबर बी, डेसिबल, डीबी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लीजिएगा, और अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक भी कर लीजिएगा, आपकी बिल्कुल छूट है। ठीक है, और हाँ, अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, और जो लोग चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएगा, ताकि रोज़ हमारी बात हो सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दोस्तों, इसके जो आगे क्वेश्चन बचे हुए हैं उसके साथ अगले वीडियो में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।